नमस्कार। मैं भावेसर आज नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में तैरोनी ग्राम जिला दरभंगा बिहार में हुआ। आप जनवादी तथा प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अपने लोक सामान्य जीवन को आत्मसात कर अपनी कविताओं में इसे स्वर दिया है। आपके काव्य में गांव गवई के प्राकृतिक परिवेश की विशिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। आपकी कविताएं विशेष रूप से देहातों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। किसानों की चौपालें और काव्य रसिकों की गोष्ठियाँ आपकी कविताओं के बिना सुनी सुनी और अधूरी लगती हैं। आज के परिवर्तनशील युग में सब कुछ बदल रहा है। चारों ओर वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक क्रांति हो रही है। प्रगति की होड़ में सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति का प्राकृतिक रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे में मानव मन प्राकृतिक सौंदर्य देखने को तरस उठता है और जब उसे यह अवसर प्राप्त होता है तो कैसी तृप्ति मिलती है, इसका वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। शब्दार्थ: जी भर, तुष्ट होना, तृप्ति होना। पकी, परिपक्व, पका हुआ। सुनहली, सोने के रंग की, गोल्डन कलर। फसल, खेत की उपज। मुस्कान, मंद मंद हंसना, स्माइल। बहुत दिनों के बाद कवि को गांव में जाने का अवसर मिला। जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां सुनहली फसल चारों ओर मुस्कुरा रही है। जिस प्रकार गेहूं की फसल होती है या चावल की फसल होती है, वह पकने के बाद सुनहरे रंग की दिखाई पड़ती है। वही सुनहली, इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब उन्होंने बहुत दिनों के बाद गांव में प्रवेश करने की वजह से उनको इतनी खुशी हुई कि वो बचपन उनका जो खेती और हरियाली और वहाँ का पूरा जंगल, वहाँ की छोटी छोटी पगडंडियों पर घूमना, ये सब कुछ उनको याद आ गया। और इसीलिए वो लिखते हैं कि अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। तो पूरा जब तक उनके जीवन को, उसके मन को सुकून नहीं मिलता, तब तक वो पूरे खेत में घूमे, वहाँ के सुनहली फसल को हाथ लगाया उन्होंने और पूरे फसल को वैसा देखते हुए उनको मन को बहुत आराम पहुँचा। इसीलिए वो लिखते हैं बहुत दिनों के बाद। ज़्यादातर शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको गांव, हरियाली, जंगल, इनके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं, उत्सुकता होती रहती है। और किसको गांव अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है। आज हम लोग देखते हैं जब भी कभी मौका मिलता है, कहीं अगर पानी ज़ोरदार बह रहा है तो वो दिन देखने के लिए सब दौड़ते हैं। बारिश के दिनों में खासकर जो बहुत सारे झरने तैयार होते हैं, वहाँ नहाने के लिए या बारिश का आनंद उठाने के लिए लोग आज गांव की तरह भागते हुए नज़र आते हैं और वहाँ जाकर वहाँ के वाटरफॉल जो होते हैं उनमें जी भर के नहाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुट्टी किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। गांव में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि चावल हो या गेहूं हो या जो भी तरह तरह के जो धान खेत में पकते हैं, उन सबको गांव में ये सारी गांव की जो औरतें होती हैं या लड़कियां जो होती हैं, वहाँ के सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठा मिलकर उसको वो क्या कहते हैं, कूटते हैं, उसका धान जो है तैयार करते हैं। पहले ज़माने में आज जैसे मिल नहीं हुआ करते थे। गांव में वो एक पत्थर हुआ करता था, उस पत्थरों में लकड़ी के नीचे
एक लोहे का औजार लगाकर उसको कूटते थे। इसलिए वो कहते हैं, धान कुटती हुई किशोरियों की कोकिल कंठी तान उन्होंने सुनी। हाँ, उस वक्त टीवी यह माध्यम नहीं था, सिर्फ रेडियो यह माध्यम था। तो गाना गाते हुए वो जब भी काम करती थी तो काम करते समय गाते हुए किशोरियों को, लड़कियों को, औरतों को उन्होंने देखा तो उन्हें अपना पूरा बचपन याद आ गया। इसीलिए वो लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। कोकिल यानी कोयल, तो कोयल की जो मीठी वाणी होती है, उसकी आवाज़ होती है, उस प्रकार इनकी मीठी आवाज़ के वो गांव के गीत उन्होंने सुने। और इसीलिए वो लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद मेरे दिल को तसल्ली मिली, आनंद मिला। शब्दार्थ: सुन, सुनना, धान, अनाज, अन्न, चावल, कूटना, मुसल से प्रहार करके छिलका उतारना, ठोकना, किशोरियाँ, बालिकाएं, लड़कियां, कोकिल, कोयल, कोकिला, कंठ, गला, गर्दन, तान, संगीत स्वरों का कलात्मक विस्तार। जैसे वो गायक जो क्लासिकल गाते हैं ना, वो बहुत बड़ी तान लेते हैं, तब सब लोग तालियां बजाते हैं, वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यह शब्द आया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलसरी के ढेर ढेर से ताज़े टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। सचमुच आज भी तुमने देखा होगा, बकुल के फूल बोलते हैं उसको, मौलसरी यानी बकुल, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जिसको यहाँ गोवा में ओवड़ा ऐसा बोलते हैं। और ये जो हैं फूल जो बकुल के हैं, वो सूखने के बाद भी उसकी जो खुशबू है, उसकी जो बाँस है, वो जाती नहीं। आज भी शादी ब्याह के दौरान लड़का और लड़की एक दूसरों के गले में ये बकुल के फूलों की माला पहले पहनते हैं और बाद में बड़ी बड़ी मालाएं जो हैं वो पहनाई जाती है, लेकिन ये माला ज़रूर पहनाई जाती हैं। ये रिवाज आज भी गाँवों में है। तो इसी प्रकार के मौलसरी के यानी बकुल के फूल जब उन्हें दिखाई पड़े तो उन्होंने वो उठाकर सूंघे, उसकी खुशबू, उसकी स्मेल जिसे आप लोग कहते हैं, वो बाँस उन्होंने ली, पूरा जी भर के उन्होंने वो खुशबू सूंघी, ताज़े गिरे हुए फूल उन्होंने हाथ से उठाए हैं और उसका आनंद उठाया। आज भी गांव में जब आप जाते हो तो ये जो मौलसरी के यानी बकुल के पेड़ के नीचे जाकर ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार ताज़े फूल नीचे गिरे हुए होते हैं और वहाँ की लड़कियाँ, औरतें उसको उठाकर मालाएं बनाती हैं और अपने बालों में वो लगाती हैं। शब्दार्थ: सूंघना, नाक से गंध लेना, मौलसरी, बकुल, ढेर ढेर, समूह, राशि, ताज़े टटके जो मुरझाया ना हो, फ्रेश। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी की गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। सचमुच यहाँ चित्र में जैसे दिखाया गया है कि वहाँ जी छोटी सी राह है, तो उस राह पर चलना बिना चप्पल पहने। तो पहले गांव में ये लोग जो हैं, आजकल वो जूते, बूट, वो शूज़ वगैरह जो हम लोग आज शहरों में पहनते हैं, लेकिन गांव में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांव पैर में किसी प्रकार का चप्पल वगैरह नहीं पहनते। वह पूरी तरह से वो जो हरियाली होती है उसी से वो चलते जाते हैं और उनके चलने की वजह से वहाँ जो राह बनती है वो ही पगडंडी है। अपने आप वो तैयार होती है, वो कोई रास्ता नहीं है, वो कोई टार रोड नहीं है। तो ये जो पगडंडी है, ये जो छोटी राह जो तैयार होती है उनके चलने की वजह से, जो खेत में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए जो तैयार होती है, उसी को पगडंडी पड़ते हैं। और यही गर्मी के दिनों में जब सारा घास वगैरह जो है सूख जाती है तो वो धूल जो उड़ती है उसी को कवि चंदन वर्णी धूल कहते हैं। तो चंदन, ये जो सैंडलवुड जिसे आप लोग कहते हैं, वो चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो चंदन वर्णी धूल जो है उसी का भी आनंद उन्होंने लिया। जैसे कि तुमने देखा होगा, ये चंदन वर्णी धूल पर जब पहली बारिश गिरती है ना, तो उसकी सुगंध जो आती है वह देखते ही बनती है और उसकी जो खुशबू है वह गांव में गए बिना आप उसका एहसास नहीं कर पाओगे। इसलिए तो कवि बार बार कहते हैं, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी की गवई
पगडंडी की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद। शब्दार्थ, गवई गांव की, पगडंडी कच्ची राह, संकरा मार्ग या रास्ता, चंदनवर्णी चंदन के रंगों की, धूल मिट्टी या पत्थर का चूर्ण, डस्ट। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। तो ये तालम खाना जो है वो एक्चुअली तालाब में एक प्रकार का जो पौधा उगता है और उसके जो सीड्स जो बीज हैं उससे वह तालम खाना बनता है। आजकल जो पॉपकॉर्न वगैरह आप लोग खाते हैं ना, उसी प्रकार से ये दिखते हैं, लेकिन वो तालम खाना थोड़ा सा अलग प्रकार की चीज़ है। लेकिन वो गांव में जाने के बाद उनको वो वहाँ दिखाई पड़ा, तो ताल में पनपने वाला एक प्रकार का वो जो पौधा है जिससे बीज खाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो चित्र में मैंने दिखाया, देखो तो चित्र में पौधा है, सीड्स हैं, और उसके बाद उसी से बना हुआ जो खाने लायक तालम खाना जो आजकल वो बाज़ार में भी ये उपलब्ध है, मिलता है तालम खाना। ज़रूर कहाँ मिला तो उसका आनंद लीजिएगा। इसलिए कभी क्या कहते हैं, देखो अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया, तो उन्होंने उसका भी आनंद लिया। सिर्फ तालम खाना का ही आनंद नहीं लिया बल्कि गन्ने चूसे जी भर, तो शुगर केन जिसे आप लोग कहते हैं, तो गन्ना जो दांत से ऐसे छिलके निकाल कर वो जो चूसना, उसका जो आनंद है वो अलग ही है। हम लोग क्या करते हैं, शहर में वो इसका जो जूस है गन्ने का वो पीते हैं, वो रेडीमेड है। ये रेडीमेड नहीं, खुद क्या करने का, वो गन्ने का जो डंडा जैसा होता है वो दांत से उसके छिलके निकाल कर वह चूसना, वह रस, अपने रस पीने का जो आनंद लेना, वह भी कवि ने वहाँ गांव में आनंद लिया। वो पूरा बचपन उनको याद आया, इसीलिए वो लिखते हैं बहुत दिनों के बाद। शब्दार्थ, तालम खाना, ताल में पनपने वाला पौधा, गन्ने ईख शुगर केन, चूसना जीभ और होंठ के सहायता से किसी पदार्थ रस खींचकर पीना। यहाँ चित्र में देखो दिखाया गया है कि एक जो आदमी है वो क्या कर रहा है, छिलके निकाल कर गन्ने का जूस चूसने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिनों के बाद अब की महीने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। तो कवि क्या कहते हैं, देखो गंध यानी बांस महक, रूप सूरत चेहरा, रस तरल पदार्थ जूस भी कहा जा सकता है, शब्द वर्णों का समूह आवाज, स्पर्श छूना, भू यानी धरती भूमि जमीन। तो वो बहुत दिनों के बाद उन्होंने इन सब का आनंद उठाया। गंध यानी किसका गंध, वो जमीन पर पानी गिरने के बाद उसकी बास आती है, उसका भी आनंद उठाया। वो वहाँ क्या गिरे थे, बकुल के फूल, मौलसरी के फूल गिरे थे, उसकी बास महक उन्होंने ली, वही गंध है। रूप तो ये उन्होंने देखा चारों तरफ क्या था, सुनहरी फसल लहरा रही थी, उसको हाथ लगाकर उन्होंने क्या किया, वो स्पर्श भी छूना, वो भी उसका भी आनंद उठाया। वो रूप उन्होंने खेती का रूप देखा, पूरे नेचर यानी प्रकृति का जो अलग अलग रूप है वह भी उनको देखने को मिला। रस यानी गन्ना चूस कर उसका रस जो है वह भी चूसने की उन्होंने कोशिश की या उन्होंने उसका आनंद उठाया। शब्द, वहाँ की औरतें, वहाँ की लड़कियाँ जो गाने गांव के जो गीत गा रही थी वो शब्द भी उन्होंने आवाज़ सुनी, और उन्होंने तो इस प्रकार से धरती पर, भू यानी ज़मीन, ये ज़मीन पर मानो स्वर्ग ही जो गांव में दिखाई पड़ता है उसका आनंद उठाया। और इसीलिए वो बार बार लिखते हैं बहुत दिनों के बाद। इस प्रकार आपको पता चला होगा कि ये जो कविता है वो आजकल के परिवर्तनशील युग में जो सब कुछ जो बदल रहा है, फिर भी गांव का जो एक नैसर्गिक जो नेचर, वो जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। और वह ज़रूर जब जब आपको गांव में जाने का मौका मिले ज़रूर जाओ और इसका आनंद उठाओ, और तब तुम्हें पता चलेगा कि कवि बहुत दिनों के बाद ये सब कुछ क्यों कहते हैं। धन्यवाद।